हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन एनर्जी। व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी? व्हेन आयंस कम इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट सराउंड्स द आयन टू स्टेबलाइज देम। मतलब जब भी आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आता है, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को मैं वाटर या अल्कोहल में घोलता हूँ, तो ऐसे केस में वो आयनिक कंपाउंड जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि NaCl को अगर मैं पानी में डालूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ जाता है और मैंने बता के रखा है चार्ज स्पीसीज बहुत अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, इसका मतलब उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेंगे, स्टेबलाइज करने के लिए इनको घेर लेंगे। जैसे कि वाटर का भी तो क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना। तो जो भी पॉजिटिव स्पीसी है उसको वाटर का OH नेगेटिव आयन जो है ना वो घेर लेगा। OH नेगेटिव आयन वाटर का इसे घेर लेगा। H पॉजिटिव दूर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। और सिमिलरली इस Cl नेगेटिव को वाटर का H प्लस पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है वो घेर लेगा। तो इस प्रकार से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयंस को घेर कर उन्हें स्टेबलाइज कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, स्टेबलाइज हुए हैं इसका मतलब ज़रूर एनर्जी रिलीज हुई होगी, क्योंकि उससे पहले उनकी एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम थी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने इन्हें घेर कर स्टेबल कर दिया। स्टेबल करने के कारण एनर्जी रिलीज होगी। इन दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है। तो जब भी आयनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट में घुलते हैं तो घुलने पर वो लोग डिसोसिएट हो जाते हैं Na पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। उन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। उनको स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उन्हें घेर लेते हैं और घेर कर उन्हें स्टेबलाइज कर देते हैं। स्टेबलाइज किया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है। अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हैं। 2 स्टेप्स फॉलो हुए हैं हालांकि। सबसे पहले है ब्रेकिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी। बताया था ना, लैटिस एनर्जी के 2 डेफिनेशन होते हैं। एक तो आयंस के जुड़ने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई वो भी लैटिस एनर्जी है, और आयंस में तोड़ने के लिए जो हमने एनर्जी डाली है वो भी क्या है, लैटिस एनर्जी है। ठीक है। तो अगर हमको आयनिक कंपाउंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और उनको डिसोसिएट करवाना है तो हमें उनको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लैटिस एनर्जी देकर उनको आयंस में डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट करने के बाद अब सॉल्वेंट का रोल आता है। सॉल्वेंट इन चार स्पीसीज को स्टेबलाइज करने के लिए इनको घेर लेती है। सॉल्वेंट अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो नेगेटिव स्पीसी को घेर लेगा और जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव स्पीसी को घेर लेगा। मतलब उनको घेर कर स्टेबलाइज कर लेगा, फंसा लेगा, ट्रैप कर लेगा। स्टेबलाइज होने पर एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्वेशन और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्वेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सॉल्वेशन और कुछ नहीं बल्कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की ही एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर मैंने आयनिक कंपाउंड डाला, वही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मान लेते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसको घेरने लगेंगे। बताया था ना कैसे, सॉल्वेंट के अपोजिट एंड्स जो होंगे वो लोग आयंस को घेरने लगेंगे इनको स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है इसके स्टेबलाइजेशन के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो क्या है, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टू इंटरैक्ट विद द आयंस एंड कैटायंस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब एनायन और कैटायन से इंटरैक्ट करके उनको ट्रैप कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, सॉल्वेशन एनर्जी कहलाती है। हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्वेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब बताया था ना मैंने, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है। अब जितना कम लैटिस एनर्जी चाहिए रहेगा, आयनिक कंपाउंड्स उतने जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे। जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उनसे जल्दी इंटरेक्ट करेंगे और सॉल्वेशन और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद सॉल्वेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगा इसका मतलब वो लोग उतना ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। एनायंस और कैटायंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होते हैं और
सॉल्वेशन के प्रोसेस के दौरान सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उनको स्टेबल कर देते हैं ट्रैप करके, है ना। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। अब सीधी सी बात है, कोई भी प्रोसेस जो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ईजिली होता है, ठीक है। इसका मतलब जितना ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा एनायंस और कैटायंस उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा और सॉल्वेशन और सॉल्युबिलिटी दोनों क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? हर एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, जिस मीडियम में तुम आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट कर रहे हो उस वैसे हर एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि डिसोसिएटेड आयंस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो लोग कम करते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, आयनिक कंपाउंड जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होंगे तो जिस मीडियम में, जिस सॉल्वेंट में वो लोग डिसोसिएट हो रहे होंगे, उनका एक प्रॉपर्टी रहेगा टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, वो लोग उतना जल्दी डिसोसिएट होंगे, उतना जल्दी स्टेबल होंगे और उतना ज़्यादा सॉल्वेशन और उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, सॉल्वेंट जो होते हैं उसके दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि वाटर के दो एंड्स होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मिथेनॉल ले लो, CH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये सब क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी वो डिसोसिएटेड आयन से उतना जल्दी इंटरेक्ट करेंगे, जितना जल्दी इंटरेक्ट करेंगे सॉल्वेशन और सॉल्युबिलिटी दोनों क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर पोलराइजेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इसके बारे में तो डिटेल लेक्चर हम अगले वीडियो में लाएंगे फजांस रूल में, लेकिन फिर भी इसका इंट्रोडक्शन जो है अभी हम दे देते हैं। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, अगर एनायन और कैटायन को पास लाया गया तो ऐसे केस में कैटायन का जो न्यूक्लियस होता है वो एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पार्शियली अट्रैक्ट कर लेता है, जिसका मतलब एनायन का जो शेप है ना वो स्फेरिकल से कुछ ऐसा दिखने लगता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं और न्यूक्लियस उस तरफ हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट कर दिया और उसके न्यूक्लियस को पीछे रिपेल कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे अ टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा दिख रहा है कि नहीं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्वेशन भी उतनी कम होगी, ठीक है। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? एनायन का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कैटायन की तरफ दे देने का, है ना, डिस्टॉर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एनायन का कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी को एनायन की पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। और सिमिलरली कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अट्रैक्ट करके उसको डिस्टॉर्ट कर देने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटायन का पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। याद रखना, पोलराइजेबिलिटी जो है वो एनायन की प्रॉपर्टी है डिस्टॉर्ट हो जाने की, और पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन की प्रॉपर्टी है डिस्टॉर्ट कर देने की, ठीक है। जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा कैटायन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेशन दोनों क्या होगा? कम होगा, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट फैक्टर है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मतलब क्या? जो आयन तुमने डिसोसिएट किया है सॉल्यूट में उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जितना छोटा साइज होगा आयन का, चार्ज जो होगा उतने छोटे से एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, इतने छोटे से एरिया में बहुत सारा चार्ज रहेगा। इतने सारे चार्ज को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि अगर आयन का साइज अगर बड़ा होगा तो चार्ज जो होंगे उस बड़े से एरिया में फैल जाएंगे। इसका मतलब क्या? थोड़े से एज कम्पेयर टू देम स्टेबल हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसको बहुत धीरे से घेर पाएंगे और सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखना, आयंस का साइज जितना छोटा होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उतना जल्दी उसे घेरेंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और सॉल्वेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि अगर एनायन और कैटायन का साइज अगर बड़ा होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उनको देर से घेरेंगे और सॉल्वेशन क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर
लास्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट में जो तुम्हारा हाइड्रोजन, सॉल्वेंट में जब भी तुम्हारा हाइड्रोजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से बॉन्डेड रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उस हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा सॉल्वेंट में, ठीक है। अब जब भी तुम कोई सॉल्यूट डिसोसिएट करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो सॉल्यूट के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स, एक बॉन्ड जैसा कुछ बन जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में एक बॉन्ड नहीं बल्कि एक फोर्स है, ठीक है, जो कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी के ऊपर लगाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे और सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फजान रूल डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।